हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि बायोलॉजी का एक पार्ट आप लोग 100 क्वेश्चन 105 क्वेश्चन देख चुके हैं। आज आप लोगों के सामने ये जो 105 क्वेश्चन का एक और संग्रह है वो आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पर पूरा बने रहिएगा। जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में बायोलॉजी से आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ कवर किए गए हैं। ठीक है, तो बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी परीक्षा से संबंधित जो है वो आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। ख़ास करके जो शिक्षक भर्ती होती है, शिक्षक भर्ती है ना, उसके लिए स्पेशल आपको वीडियो यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाल विकास के सारे टॉपिक यहाँ पर कवर कराए गए। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है कि मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मृतोपजीवी जीवाणु कौन सा है ना। तो धान की पैदावार बढ़ाने के लिए, ठीक है, इससे यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन होता है आपका कि जो दलहन का जो पौधा होता है उसकी जड़ में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, तो वो बैक्टीरिया होता है राइजोबियम। ये याद रखिएगा, राइजोबियम जो होता है वो बैक्टीरिया होता है। लेकिन पैदावार बढ़ाने के लिए यहाँ से क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है तो ये हो जाएगा एनाबेना। ठीक है, एनाबेना जो होता है वो एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है ना, जो मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है किसकी उपस्थिति के कारण दूध अक्सर खट्टा हो जाता है ना। तो देखिए बैक्टीरिया के कारण, और कौन सा बैक्टीरिया होता है तो लैक्टोबैसिलस है ना। लैक्टोबैसिलस जो होता है, बैसिलस बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जिसके कारण दूध जो होता है दही में बदल जाता है। और किस एसिड के कारण, किस अम्ल के कारण खट्टा होता है, तो याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल जो होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण ये जो होता है इसका कैसा हो जाता है, स्वाद खट्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि दाल की जो जड़ें होती हैं, जैसे दाल की जो जड़ होती है, जड़ में इसके बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, राइजोबियम कहते हैं, राइजोबियम। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, यानी नाइट्रोजन, वातावरण से जो 76% नाइट्रोजन होता है उसको जो होता है संग्रहित करके जड़ों तक लाता है, जिससे पौधे को मिलता है। और जो पौधा होता है, दाल वाला जो पौधा होता है, लेग्यूमिनेसी का पौधा, इसके दाल की फैमिली को लेग्यूमिनेसी कहा जाता है। तो लेग्यूमिनेसी के जो पौधे होते हैं, दलहन के जो पौधे होते हैं, वो इसको रहने का स्थान, इस तरीके से अगर दोनों को फ़ायदा होता है तो उस गुण को हम लोग सहजीविता का गुण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी, है ना। तो देखिए सर्वप्रथम विषाणु की खोज डी इवानोवस्की ने की थी। डी इवानोवस्की कहाँ इन्होंने देखा था, तो इन्होंने जो होता है सबसे पहले टीएमवी पर देखा था, टीएमवी है ना, यानी टोबैको की एक पत्ती पर इन्होंने देखा था, जिसको नाम दिया जाता है टोबैको मोज़ेक वायरस। तो उस वायरस को इन्होंने तंबाकू की पत्ती पर देखा था, इसलिए इनको जो होता है खोजकर्ता माना जाता है। ठीक है, तो आई होप आप क्लियर कर पा रहे होंगे। अगला है क्वेश्चन कि शैवाल, विषाणु, लाइकेन और जीवाणु किसमें एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो देखिए शैवाल जो होता है उसमें भी एंजाइम पाया जाता है, जो लाइकेन होता है उसमें भी एंजाइम पाया जाता है, जीवाणु में भी एंजाइम पाया जाता है। विषाणु एक ऐसा होता है जिसमें एंजाइम नहीं पाया जाता। अगर ये पूछा जाए कि विषाणु किससे बना होता है ना, तो वायरस, विषाणु मतलब वायरस किससे बना होता है, तो ये जो होता है प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए, प्रोटीन और डीएनए का बना होता है, न्यूक्लिक अम्ल कह सकते हैं, डीएनए है ना। तो इन दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है। प्रोटीन जो होता है इसका बाहरी आवरण होता है, जैसे कोरोना में आपने देखा था ये जो बाहरी आवरण था प्रोटीन स्पाइक था वो, यानी बाहरी आवरण प्रोटीन का होता है और आंतरिक जो होता है वो न्यूक्लिक अम्ल का होता है। ठीक है, तो ये भी बात आपको याद में रख लेना है। आगे चलते हैं। हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है। तो देखिए हाइड्रोफोबिया एक भयंकर रोग होता है। इससे क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जो होता है वो पानी से बहुत ज़्यादा डरता है, पानी से उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। जैसे आपने देखा होगा कि जिसको कुत्ता काट लेता है उसको रेबीज़ एक जो होता है रेबीज़ हो जाता है ना, रेबीज़ रोग। तो रेबीज़ रोग में क्या होता है, वो हाइड्रोफोबिया यानी जल से उसको पानी से डर लगने लगता है। तो किसके कारण होता है, तो रेबीज़ जानते रहिए, रेबीज़ एक प्रकार का क्या है, विषाणु है ना। तो ये घातक रोग है और ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये ध्यान में रखिएगा।
आगे चलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए, किसी न किसी परीक्षा में आपका ये प्रश्न फंसेगा ही, क्योंकि ये कई सारे परीक्षाओं में पूछ चुका है। चेचक के टीके का विकास किसने किया, यानी चेचक का जो टीका होता है उसको किसने खोजा था, है ना, चिकन पॉक्स जो होता है, तो एडवर्ड जेनर ने इसको खोजा था। एडवर्ड जेनर नाम याद रखिएगा, बहुत फेमस नाम है चेचक के टीके के लिए, क्योंकि चेचक जब आया था इसकी तबाही बहुत भयंकर थी और इससे लोगों की मृत्यु, अब तो ये आम बात है, लेकिन जब शुरुआती समय में इसने जन्म लिया था तो उस समय ये बहुत ही घातक रोग हुआ करता था। ठीक है, तो इसके खोजकर्ता कौन है, किसने सबसे पहले विकास किया इसका, तो एडवर्ड जेनर ने किया। अगला क्वेश्चन है कि एड्स किस कारण से होता है ना। तो देखिए एड्स जो होता है आपका, ये T4 लिम्फोसाइट की कमी के कारण होता। क्या है इसमें एड्स में, कि एड्स का जो वायरस होता है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये क्या करता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ना, यानी WBC का जो लिम्फोसाइट होता है ना, T4 लिम्फोसाइट, उसी को क्या करता है, खा लेता है, खाता है, उसको मार देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, T4 लिम्फोसाइट की कमी हो जाती है और ये जो होता है हमारा रोग बढ़ता जाता है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि टीक और माइट किस जीव वंश से संबंधित है। टीक और माइट ये दोनों जो है वो मकड़ी से संबंधित है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जुगनू किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण चमकता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कोई भी पूछ सकता है या एग्ज़ाम में भी आ सकता है। ठीक है, तो ल्यूसीफेरस के कारण जो होता है वो चमकता रहता है। रात में आप देखेंगे जुगनू जो होता है ना, उसमें से एक लाइट निकलती रहती है, तो वो किसके कारण होता है, तो ल्यूसीफेरस के कारण जो होता है वो जुगनू चमकता रहता है। अगला क्वेश्चन है कि जंतुओं में होने वाले फूट एवं माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। फूट माउथ रोग जो होता है वो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सन हेप्स रेसे किससे प्राप्त किए जाते हैं। तो सन हेप्स रेसे फ्लोएम से प्राप्त किया जाता है। फ्लोएम क्या होता है, चर्चा कर लेते हैं इसकी थोड़ी सी। देखिए प्लांट जो होता है, प्लांट में दो प्रकार के सेल होते हैं जो ऊतक का निर्माण भी करते हैं। एक होता है जाइलम और एक जो दूसरा होता है वो होता है फ्लोएम। अब जाइलम का काम होता है कि जो जल परिवहन होता है, यानी जल को मृदा से ले जा करके सारे भाग में पहुंचाने का कार्य होता है। और फ्लोएम जो होता है वो खनिज संपदा, यानी कि जो खनिज मटेरियल, जो भोज्य पदार्थ बनता है, फूड मटेरियल, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा जो होता है ग्लूकोज यानी कि ऊर्जा का निर्माण होता है, और ये ऊर्जा प्लांट के हर हिस्से में ले जाने का काम करता है फ्लोएम। लेकिन यहाँ हमसे पूछ रहा है कि जो सन हेप्स रेसे हैं, तो सन हेप्स रेसे जो होता है वो फ्लोएम से ही तैयार किया जाता है। एक प्रकार का रेसा है जो काफ़ी कॉस्टली होता है, काफ़ी खूबसूरत भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जैव विकास के बारे में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं। यानी जैव विकास जो है, अगर हम इवोल्यूशन की बात करें, यानी इंसान जो होता है या कोई भी जानवर अपने आप में, या कोई भी जो होता है जीव अपने आप को हमेशा चेंज करता है, बदलता है, चाहे वो कह ले वातावरण के अनुसार या किसी और फैक्टर के कारण भी, है ना। तो ये जो प्रमाण है वो किससे हमको मिलता है, कैसे पता चला कि वाकई में जैव विकास हुआ है, तो ये याद रखिएगा जीवाश्म से इसका प्रमाण मिलता है। देखिए हमने डायनासोर को देखा, और डायनासोर से ही संबंधित जो होता है छिपकली, है ना, गिरगिट वगैरह, ये सब भी उसी की फैमिली से हमको रिजेंबलिंग लगते हैं, प्रदर्शित होते हैं। इससे पता चलता है कि जैव विकास कहीं ना कहीं निरंतर होता रहता है। और ये जो जैव विकास होता है, यह जो होता है ना, वो चारों दिशाओं में चलता है। जिस दिशा में डोमिनेंट फेज यानी कि सबसे अच्छा कंडीशन मिलता है, वहाँ पर ये क्या होता है, विकसित हो जाता है। याद रखिएगा जैव विकास का सबसे पहले सिद्धांत की अगर बात की जाए, जैव विकास के सिद्धांत के लिए सबसे प्रमुख कौन है, तो लेमार्क हैं। कौन है, लेमार्क। और इनकी एक पुस्तक थी, है ना, फिलोसफिक, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, फिलोसफिक जूलॉजी की किताब थी इनकी, उसी में इन्होंने प्रकाशित किया था अपने इस स्टेटमेंट को, यानी जैव विकास को, है ना। हालांकि जैव विकास पर जो होता है बात डार्विन ने भी की थी, ठीक है, लेकिन डार्विन जो होता है वो जीवन संघर्ष के बारे में वो ज़्यादातर वो समझाते थे। ठीक है, और नेचुरल सिलेक्शन, यानी नेचुरल सिलेक्शन और जीवन संघर्ष को दोनों को रिलेट करके वो समझाए थे। अगला क्वेश्चन है किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है। यानी कंकाल किस में नहीं पाया जाता है, कशेरुकी जीवों में कंकाल नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा ये जो सरीसृप होते हैं, यानी रेंगने वाले जंतु होते हैं, इनमें कंकाल नहीं पाया जाता है, जबकि ये वर्टिब्रेट होते हैं, यानी जिनमें रीढ़ की हड्डी तो पाई जाती है लेकिन कंकाल नहीं होता है। किसमें, सरीसृप रेंगने वाले जंतुओं में। अगला क्वेश्चन है कि कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है।
देखिए ब्लड सर्कुलेशन की अगर बात करें तो दो टाइप से होता है, एक खुला परिसंचरण और एक बंद परिसंचरण, है ना। तो खुला मछलियों में, खास करके मछलियों में जो होता है खुला परिसंचरण ही देखने को मिलता है। जैसे मछली को अगर आप काटेंगे ना तो आप देखेंगे उसमें कोई नस वगैरह ऐसा नहीं है जिसमें से वो ब्लड फ्लो हो, तो नसों में से रक्त बहता है, तो वो जो होता है बंद परिसंचरण। और पूरे बॉडी में अगर ये रक्त जो होता है वो बहता रहता है बगैर नसों के, तो वो होता है आपका खुला परिसंचरण। ये काकरोच में और फिश में देखने को मिलता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चमगादड़ को किस श्रेणी के प्राणियों में रखा गया है ना। तो देखिए चमगादड़ जो होता है ना, पहली बात तो इसका फैक्ट ये समझिए कि चमगादड़ बच्चे देता है तो वो देखने में तो लगता है वो आपको पक्षी की तरह, लेकिन वाकई में ये पक्षी नहीं होता है ना। सारे सिम्टम्स इसके जो होता है वो आपके एक मैमल्स जो होते हैं, यानी कि मैमेलिया जो होते हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, उसके सारे लक्षण इसमें होते हैं। और ये एक नियत तापी गर्म रुधिर वाला प्राणी है, यानी गर्म खून वाला। ब्लड जो होता है ये अगर बात करें इसके अनुसार तो गर्म खून और ठंडा खून दो प्रकार के जीव होते हैं। गर्म खून वालों का तापमान जो होता है, जैसे मनुष्य क्या है तो मनुष्य गर्म खून वाला है। क्यों है? क्योंकि चाहे ठंडी हो, बरसात हो, चाहे जो तापमान हो, मनुष्य का जो शरीर का तापमान वो 37 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। इससे कम या ज़्यादा होने पर उसको दिक्कत होगी। लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं यानी ठंडे खून वाले, उनमें अगर तापमान ठंडा है तो उनका खून भी ठंडा हो जाएगा। इसलिए आप देखते हैं जैसे सांप वगैरह हो गए, छिपकली वगैरह हो गए, तो ये आपको ठंडियों में नहीं दिखाई देते। क्यों? क्योंकि ठंडे खून वाले हैं और इनका ब्लड जो होता है जमने लगता है, इसलिए जो होता है ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं, यानी कि कुछ समय के लिए ये जो होता है अपने आप को सुला लेते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा ये बात। आगे चलते हैं। तो विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है ना। तो ध्यान रखिएगा जीवाश्म यानी कि जो पुराने अवशेष हमको मिलते हैं जानवरों के, वो कहलाते हैं जीवाश्म। ठीक है। प्लेओंटोलॉजी के अंतर्गत जो होता है ना, पेलियोबॉटनी जो होता है प्लेओंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पेलियोबॉटनी के अंतर्गत हम लोग प्लांट का अध्ययन करते हैं और प्लेंटोलॉजी के अंतर्गत जो होता है दोनों का, यानी कि जो भी जीवाश्म को प्राप्त होगा उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। गेहूँ का वैज्ञानिक नाम क्या? इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। ट्रिटिकम एस्टिवम जो होता है वो होता है गेहूं का वैज्ञानिक नाम। अगर आपसे धान का पूछा जाए तो याद रखिएगा ओरिजा सटाइवा होता है। गेहूं और धान आ गया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये आ गया कि धान का वैज्ञानिक क्या नाम है, तो ओरिजा सटाइवा है ना। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। देखिए ओरिजा सटाइवा कैसे याद करेंगे, तो ओरिजा मतलब देखिए धान के ऊपर जो होता है खोल होता है, उसको कह दीजिए ओरिजा। और ओरिजा जब हटेगा तो सटाइवा मतलब कि मुंह के पास ले जा करके उसको खा लेगा, तो ओरिजा सटाइवा एक रिलेट कर लीजिए ताकि याद रहे, ओरिजा सटाइवा। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या? ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। देखिए सरसों को कंप्रेस किया जाता है, पीसा जाता है ना, तो कैम्पेस्ट्रिस ऐसे याद रखिएगा कि पीसा जाता है, कंप्रेस किया जाता है, तो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस इसका वैज्ञानिक। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पाइसम सटाइवम होता है मटर का वैज्ञानिक नाम। तो देखिए मटर जब भी कोई पाता है तो तुरंत क्या करता है? सटा लेता है, यानी मुंह के पास लेकर चला जाता है। तो पाइसम सटाइवम याद रखिएगा, ये मटर का वैज्ञानिक नाम है। आइए चलते हैं आगे और अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सीसर एरिएटिनम किस फसल का वैज्ञानिक नाम है? तो सीसर एरिएटिनम जो होता है वो चना का वैज्ञानिक नाम है। बॉस इंडिकस। देखिए बॉस जो है, बॉस गाय इस समय क्या है? बॉस है ना, गाय हमेशा ही बॉस है, तो बॉस इंडिकस जो होता है वो गाय का वैज्ञानिक नाम है। होमो सेपियंस इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सरल भी है, लोग जानते भी हैं। होमो सेपियंस होता है वो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। अगर कपी की बात करें तो होमोनिडरेथल हो जाता है। ठीक है। अगला है नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे जो होता है क्या कहलाते हैं? तो हाइलोफाइट्स कहलाते हैं, जो नमक युक्त मिट्टी होती है वहाँ पर जो पौधे उगते हैं। ठीक है। एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिका जो होता है, ये जो परजीवी होता है वो हमारी आंत में यानी मनुष्य की आंत में पाया जाता है। एंट अमीबा हिस्टोलिका, इससे जो होता है पेचिस जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इसकी मात्रा क्या होती है? एंट अमीबा हिस्टोलिका की बढ़ जाती है, तो याद रखिएगा ये। सीप, घोंघा, ऑक्टोपस किस संघ के प्रमुख जीव हैं? तो मोलस्का के हैं, है ना। मोलस्का के, किसके हैं? मोलस्का के। सीप है, घोंघा है, ऑक्टोपस,
यहाँ से आर्थ्रोपोडा भी खूब पूछा जाता है। आर्थ्रोपोडा कि बताइए कौन सा ऐसा जगत है यानी संघ है जिसमें सबसे ज़्यादा जीव पाए जाते हैं, तो आर्थ्रोपोडा में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा क्या होता है, जिनमें जो होता है 6 से ज़्यादा पैर दिखाई दे वो होते हैं आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी। तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पपीते का पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो पपीते का पीलापन जो होता है कैरिकाजेंथाइन के कारण होता है। कैरिकाजेंथाइन के कारण पपीते का पीला रंग होता है ना। अगर आपसे पूछ ले गाजर का रंग क्यों लाल होता है, तो किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण। अगर आपसे पूछ ले कि गाजर हो गया और आपसे टमाटर भी पूछा जा सकता है, टमाटर, तो टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन के कारण जो होता है उसका लाल रंग दिखाई देता है, लाइकोपीन के कारण। ठीक है, आई होप इस बात को आप क्लियर कर पा रहे होते हैं। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है ना। इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो किस शैवाल के कारण होता है, तो लेमिनेरिया या भूरी शैवाल, लेमिनेरिया जिसको भूरी शैवाल कहते हैं, इससे जो होता है आयोडीन का निर्माण होता है। तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है ना। तो गैम्बूसिया फिश एक होती है, बहुत छोटी सी होती है, ठीक है। अगर इसको छोड़ दिया जाए तालाबों में ना, तो ये जितने भी छोटे होते हैं ना, छोटे प्राणी होते हैं जैसे मच्छरों के लार्वा वगैरह, तो ये उनको खा लेती है, जिससे जो होता है हमारा पानी क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त की सहायता से पौधे उगाने की विधि को क्या कहते हैं। तो देखिए हाइड्रोपोनिक्स कल्चर, हाइड्रोपोनिक्स कल्चर में क्या होता है, एक जार होता है, उस जार में पानी भरा होता है और इसी में हम कहीं से भी पौधे का कोई भी पार्ट काट, जैसे स्टेम हो गया, रूट हो गया, है ना, उसको काट करके इसमें डेवलप करते हैं पानी में ही, है ना। इसको हम हाइड्रोपोनिक्स कल्चर कहते हैं। इसमें हार्मोन्स वगैरह मिक्स किया जाता है, जैसे जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन। तो इन सब की मदद से जो होता है पौधे का डेवलपमेंट होता है और एक बार में हम लाखों करोड़ों पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी विधि है, ये एक बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है ना। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत इसका विकास हुआ। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया। याद रखिएगा, इन्होंने जो होता है मटर के पौधे का प्रयोग किया था, मटर, है ना। अभी नाम हमने बताया मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो पाइसम सटाइवम होता है, पाइसम सटाइवम। मटर में गुणसूत्र अगर पूछा जाए कितने होते हैं, तो 14 गुणसूत्र होते हैं। और इन्होंने, मेंडल ने कितने लक्षण को ध्यान में रखा था, तो याद रखिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने 7 लक्षण को ध्यान में रखा था, है ना। अगर बात करें कौन कौन से थे, तो बीज का आकार था, बीज का रंग था, फली का आकार था, फली का रंग था, पुष्प की स्थिति थी, पुष्प का रंग था, है ना, और पौधे का जो आकार था। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लक्षणों के ध्यान में रखा था। सीरियल्स चलेंगे, जैसे बीज हम बोएंगे तो बीज का आकार, बीज का रंग। फिर फूल होगा तो फूल की स्थिति, कहाँ वो उग रहा है, नीचे भाग में कि ऊपर भाग में, टिप पर। उसके बाद फूल का रंग कैसा होता है, बैगनी लाल, आप देखते हैं मटर में ऐसे देखने को मिलता है। उसके बाद फली वो बनाएगा, यानी कि जो उसका खोल होता है फली, तो फली पिचका भी रह सकता है, फूला भी रह सकता है ना। फली का रंग कैसा, पीला भी रहता है, हरा भी रहता है। और जो पौधा होता है वो बौना या लंबा भी हो सकता है। तो ये बात आपको ध्यान में। कितने नियम इन्होंने मेंडल ने दिए थे अपने आनुवंशिकता के, तो 3 नियम दिए थे। पहला था प्रभाविता का नियम, पहला था प्रभाविता का नियम, जिसको डोमिनेंस नियम कहा जाता है। दूसरा पृथक्करण का नियम था, पृथक्करण का नियम। और तीसरा था, जिसको सेग्रीगेशन कहा जाता है, और तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन, जिसको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा जाता है। याद रखने वाली बात यह है कि इन्होंने 3 नियम प्रतिपादित किया, उसी नियम से सारे नियम बनाए गए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा का घर कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं कुछ बातें आपको बताता चलूँ। देखिए, ऊर्जा का घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का रसोई घर कहा जाता है आपका हरित लवक को, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक होता है ना, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अगर मास्टर ऑफ सेल पूछा जाए तो वो केंद्रक को कहा जाता है, केंद्रक को। अगर आपसे पूछे आत्महत्या का थैला कौन है, तो लाइसोसोम होता है। अगर आपसे पूछे प्रोटीन की फैक्ट्री कौन होता है, तो राइबोसोम होता है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, राइबोसोम। तो ये भी ध्यान में आपको रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का घर, और किचन ऑफ द सेल यानी कोशिका का रसोई घर है, हरित लवक। और केंद्र को मास्टर ऑफ सेल,
लाइसोसोम को जो होता है आत्महत्या का थैला कहा जाता है, और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, हमारे तंत्र में अधिकतम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए एडीपी जो होता है ना, एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, जब ये जो होता है पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ता है पेप्टाइड बॉन्ड से, तो बनाता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस प्रक्रिया को हम क्रेब चक्र कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं, तो एटीपी को कहते हैं ऊर्जा का सिक्का। और ये भी पूछा जा सकता है कि 1 मोल में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जब होता है तो 1 मोल में कितनी ऊर्जा बनती है, तो 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आइए चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसे कोशिका की पाचन थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को पाचन थैली भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जल अपघटन एंजाइम पाए जाते हैं। जितने भी जल अपघटन एंजाइम होते हैं वो सभी लाइसोसोम में के अंदर पाए जाते हैं। और इसको आत्महत्या का थैला भी कहते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या का थैला भी कहते हैं और पाचन थैली भी कहते हैं। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? देखिए लिंग गुणसूत्र जो होता है वो नहीं पाए जाते, छिपकली में नहीं पाए जाते। अगर मनुष्य में पूछी जाए कि मनुष्य में लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, तो मनुष्य में पहले गुणसूत्र की बात करें तो 46 होता है। इसको 23 भाग में अगर बांट दें, 23 यानी जोड़े के रूप में होता है ना 23, तो मेल में 23 जो होता है, अगर 23 जोड़ा हम बात करें 23 जोड़ा है, तो 22 जोड़ा जो होता है ना इसको कहते हैं ऑटोसोम। और एक जोड़ा जो होता है जिसको हम मेल की बात करें तो XY गुणसूत्र, ये सेक्स क्रोमोसोम लिंग गुणसूत्र होता है। और फीमेल की बात करें तो XX गुणसूत्र जो होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है। लेकिन ये जो होता है ना 22 जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीटा पिंड कहाँ पाई जाती है ना? तो अंडाशय में जो पीटा पिंड होता है वो पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA उपस्थित होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 ही ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं कोशिका के अंदर, क्योंकि DNA जो होता है वो केंद्रक के अंदर पाया जाता है, यानी नाभिक के अंदर। लेकिन 2 कोशिकांग ऐसे हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया में mDNA होता है और क्लोरोप्लास्ट में cDNA होता है, cDNA। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों आपको ध्यान में रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका सेल जो होता है उसमें विभाजन नहीं होता, न के बराबर होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि तंत्रिका निर्माण जो होता है वो गीलियल सेल करती है और गीलियल सेल डिवीज़न नहीं होती। और ब्रेन में लगभग जो होता है वो 95% गीलियल सेल ही होती है। इसलिए ब्रेन प्रोटेक्शन के लिए बहुत ध्यान दिया जाता है कि हेलमेट लगा कर चलिए, क्योंकि यहाँ पता है कि यहाँ अगर क्षति होगी तो उसका जो रिकवर करने का प्रोसेस है वो बहुत स्लो होगा, तो काफ़ी क्षति हो सकती है। याद रखिएगा कि जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन किस में नहीं होता? तंत्रिका कोशिका में। अगर ये पूछा जाए सबसे लंबी कोशिका शरीर में कौन होती है, तो वो भी तंत्रिका कोशिका ही होती है। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका। और इसकी लंबाई कितनी होती है? तो 3 मीटर तक एक कोशिका की लंबाई होती है। सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन है। अगर इन सारी कोशिकाओं को निकाल करके जोड़ दिया जाए तो वो पृथ्वी का लगभग 3 चक्कर लगा सकती है। इतनी ज़्यादा तंत्रिका कोशिका हमारे अंदर होती है, लेकिन इसमें सभी एक्टिवेट नहीं होती। 3 से 5% तक तंत्रिका कोशिकाएँ ही एक्टिव होती हैं। ये हमारे पूरे जो होता है नर्वस सिस्टम को कंट्रोल में रखती हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है? तो देखिए ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, वो प्लांट सेल में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है, केंद्रक दोनों में पाया जाता है, ठीक है। क्या नहीं पाया जाता? तो कोशिका जो भित्ति होती है नहीं पाई जाती, क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल में होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका के आकार में वृद्धि होने के कारण को क्या कहते हैं? वृद्धि होने को क्या कहते हैं? कोशिका के आकार में वृद्धि होने, तो हाइपरप्लासिया कहते हैं। कोशिका का जब आकार जो होता है बढ़ जाता है तो उसको हाइपरप्लासिया कहा जाता है, ठीक है। अगला है, एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? तो एक स्टैंडर्ड RNA, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अनुवांशिक पदार्थ जो होता है क्या है? तो एक स्टैंडर्ड RNA। आप सभी को पता होगा ये होता किससे है? तो HIV वायरस से होता है। और वायरस में अधिकांशतः जेनेटिक मटेरियल का काम करता है
आरएनए, तो आरएनए ये जो होता है इसलिए थोड़ा सा डेंजरस भी है ना। जिसके जेनेटिक्स मटेरियल आरएनए होंगे वो ख़तरनाक होगा। डीएनए है तो वहाँ पर हम लोग जो होता है ना वो पीसीआर टेक्निक करा करके हम उसको समझ, लेकिन इसको ना आरटीपीसीआर कराना पड़ता है, क्योंकि उसमें हम ट्रांसलेशन वगैरह करते हैं, ट्रांसलेशन प्रोसेस करके तब जो होता है उसको डीएनए में बनाया जाता है, और डीएनए से फिर जो होता है वहाँ से जांच की जाती है, तो बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो याद रखिएगा कि आनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है जो वायरस में, एड्स, एचआईवी में होता है, तो एक स्टैंडर्ड आरएनए। एक स्टैंडर्ड क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि आरएनए एक स्टैंडर्ड ही होता है, और डीएनए हमारा क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड, यानी द्विकुंडलित होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि इबोला क्या है? तो इबोला देखिए एक प्रकार का विषाणु, इससे घातक रोग उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है एक विषाणु में क्या मौजूद होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, पहले मैंने चर्चा कर दी थी, ठीक है। अगर हम लोग बात करें ना कि बैक्टीरियोफेज वायरस की, तो बैक्टीरियोफेज वायरस जो अगर स्ट्रक्चर आप देखेंगे ना, तो बैक्टीरियोफेज वायरस की तो इस प्रकार से आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये बैक्टीरियोफेज जो वायरस होता है ये कहाँ होता है? तो ये जो इसका बाहरी आवरण होता है, पहले जानिए कि प्रोटीन का होता है, और इंटरनल जो मटेरियल होता है वो आपका क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। कहाँ पाया जाता है? तो जो गंगा का जल होता है उसमें पाया जाता है, इसीलिए आप देखेंगे क्योंकि ये बैक्टीरिया को खाता है, ये जो विषाणु होता है, वायरस होता है, इसीलिए इसका नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस, है ना। जीवाणु भोजी यानी जीवाणु को जो भोजन बनाया, ठीक है, जीवाणु भोजी, बैक्टीरियोफेज। तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से जो होता है बना होता है, बाहरी आवरण प्रोटीन और आंतरिक भाग जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन है कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती? इंपॉर्टेंट है, सेलुलोज की। अगर प्लांट की पूछी जाए किसकी बनी होती है कोशिका भित्ति, वो भी सेलुलोज की। एक यहाँ पर एक्सेप्शनल आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कवक की कोशिका भित्ति पूछ लेता है। तो कवक की कोशिका भित्ति इसलिए क्योंकि अपवाद में है तो क्वेश्चन आ भी सकता है, तो काइटिन की बनी होती है, काइटिन की जो होती है कोशिका भित्ति बनी होती है कवकों की, ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि तितली, शैवाल, मशरूम, टिड्डा में कौन स्वपोषी है? तो देखिए स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाए, तितली डिपेंडेंट है, मशरूम डिपेंडेंट, मशरूम जो होता है वो मरे जो सारी चीज़ें होती हैं उस पर। टिड्डा आपको पता ही है घास फूस खाता है। तो शैवाल एक ऐसा है जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये भोजन जो होता है अपना फोटोसिंथेसिस के माध्यम से बना सकता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा शैवाल। अगला क्वेश्चन है कि आलू में मोज़ेक रोग का कारक क्या है? तो अभी मैंने बताया मोज़ेक जो होता है वो कारक होता है विषाणु, जैसे टीएमवी में टोबैको मोज़ेक, वैसे आलू में भी जो होता है वो मोज़ेक वायरस से ही होता है। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल पाया जाता है? तो क्यूलोरेला पाया जाता है हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है समुद्री खरपतवार में प्रचुर मात्रा में क्या मौजूद होता है? आयोडीन। और खरपतवार क्या होता है? तो भूरी शैवाल जो होती है उसको खरपतवार में माना गया, और वही निर्माण करता है आयोडीन का। अगला क्वेश्चन है केल्प किससे प्राप्त होता है? समुद्री शैवालों से केल्प प्राप्त होता है, समुद्री जो शैवाल होते हैं उससे क्या प्राप्त होता है? केल्प प्राप्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अटलांटिक महासागर में मौजूद एक सी का नाम सरगासो क्यों पड़ा, है ना। तो सरगासम, देखिए सरगासम एक प्रकार का शैवाल होता है, सरगासम, उसकी अधिकता के कारण जो होता है उस अटलांटिक का जो नाम है सरगासो इसलिए पड़ा क्योंकि वो एक प्रकार का शैवाल है, तो शैवालों के कारण हम बोल सकते हैं शैवालों के कारण पड़ा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि खसरा किस संक्रमण से होता है? तो खसरा जो होता है विषाणु से होता है। सार्स रोग क्या है? तो विषाणु जनित सार्स रोग होता है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? अभी मैंने बताया था, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जस्ट अभी आपसे चर्चा की 46 होती है, 23 जोड़े के रूप में होता है, 22 ऑटोसोम और एक सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। पौधों की कोशिका भित्ति निर्माण में कौन सा तत्व प्रमुख भूमिका निभाता है? तो याद रखिएगा तत्वों की कोशिका भित्ति के निर्माण में कौन सा तत्व प्रमुख भूमिका निभाता है? तो कैल्शियम जो होता है प्रमुख भूमिका निभाता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें कौन सा धातु होता है? तो याद रखिएगा वहाँ मैग्नीशियम होता है क्लोरोप्लास्ट में।
एक क्वेश्चन ये भी पूछता है मैग्नीशियम Mg2+ मैग्नीशियम आयन। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम है ना, इसका सब यूनिट जुड़ा किससे होता है, तो ये Mg2+ से ये भी जुड़ा होता है। ये भी बात आपको याद रखनी है। राइबोसोम की बात करें तो 2 टाइप का होता है, एक 70S होता है और एक 80S होता है ना। जितने प्रोकैरियोट्स होते हैं वो 70S वाले होते हैं, जितने यूकैरियोट्स होते हैं यानी कि यूकैरियोट्स जिसमें नाभिक पूर्ण रूप से पाया जाए उसको कहते हैं प्रोकैरियोट, और जिसमें नहीं पाया जाता उसको कहते हैं जिसको में पाया जाता है उसको कहते हैं यूकैरियोट्स, और जिसमें नहीं पाया जाता है उसको कहते हैं प्रो। जैसे हम लोगों में यू मतलब तुम, और हम लोगों में पाया जाता है मतलब यूकैरियोट में राइबोस जो होता है वो 80S पाया जाता है, ठीक है। और चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा। यहाँ चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं कुछ कोशिकाओं के बारे में। सबसे बड़ी अगर पूछी जाए आपसे सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कोशिका होती है ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा है ना, सबसे बड़ा सेल। सबसे छोटा अगर बात करें तो माइकोप्लाज्मा है, ठीक है। अगर मानव में बात करें सबसे बड़ी तो एग सेल, फीमेल की जो एग सेल होती है वो सबसे बड़ी। अगर बात करें स्पर्म सेल की तो स्पर्म सेल जो होता है सबसे छोटा होता है। और सबसे लंबे की बात करें तो लंबा सेल जो होता है वो आपका क्या होता है, न्यूरॉन होता है। क्या होता है वो, न्यूरॉन सेल जो होता है वो सबसे लंबा सेल माना जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। जितने भी कंटेंट दिए जा रहे हैं सब जान लीजिए परीक्षा में आए हुए कंटेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो निश्चित रूप से आप इंश्योर रहिए कि आपका क्वेश्चन वहाँ बनने वाला है। और आपको सच में समझ में आ रहा है कि अगर इस वीडियो में मेहनत की गई है तो ज़रूर इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, तो जीव द्रव माना जाता है ना। जीव द्रव जो होता है वो जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो लसिका कोशिकाएं जो होती हैं वो प्लीहा में पाई जाती हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है ना। तो ब्लड का निर्माण जो होता है हम जब बच्चा भ्रूण में रहता है यानी माँ के पेट में रहता है तो प्लीहा में ब्लड बनता है। लेकिन जब वो जन्म लेता है उसके बाद जो होता है हड्डी के बीच में एक स्पेस पाया जाता है जिसको हम कहते हैं बोन मैरो, तो वहाँ पर जो होता है ब्लड का निर्माण होता है जन्म के पश्चात, और जन्म से पहले प्लीहा में। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि लसिका कोशिकाएं, तो ये भी याद रखिएगा प्लीहा में, है ना। जो होता है रक्त का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो वो भी प्लीहा को ही कहा जाता है, रक्त का कब्रिस्तान। क्योंकि जब आरबीसी मरती है, आरबीसी की डेड होती है तो वो जा करके इकट्ठा होती है प्लीहा में। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन है दो कोशिकाओं के बीच पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीव द्रव तंतु, है ना। तो जीव द्रव तंतुओं के द्वारा दो कोशिकाओं के बीच आवागमन, पदार्थों का आवागमन होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस, बहुत इंपॉर्टेंट, गोल्जी काय और गोल्जी बॉडी को। देखिए कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस इसलिए कहा जाता है ना क्योंकि ये पैकेजिंग का काम करता है, और पैकेजिंग का काम कर करके जो होता है वो ऊर्जा को यहाँ से वहाँ पहुँचाने का कार्य करता है, इसलिए इसको ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। किसको, गोल्जी बॉडी को या गोल्जी काय को। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन की, प्लाज्मा झिल्ली, है ना। तो यहाँ याद रखिएगा लिपिड और प्रोटीन लिखना चाहिए। लिपिड एक प्रकार का फैट होता है, प्रोटीन, है ना। प्लाज्मा झिल्ली इन्हीं दोनों चीज़ों से मिलकर के बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से, तो इसको लाइपोप्रोटीन बोल सकते हैं, लाइपोप्रोटीन। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि फैट यानी लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो अभी हमने चर्चा किया शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो विश्व का सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो अंडाणु, केवल स्त्रियों में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो न्यूरॉन सेल, अभी हमने बताया। न्यूरॉन सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो इस प्रकार से आप स्ट्रक्चर देखे होंगे कभी, तो न्यूरॉन सेल आपको देखने को मिला होगा इस तरीके से, ठीक है। तो न्यूरॉन सेल इस तरीके से आपका दिखाई देता है, न्यूरॉन सेल, है ना। और यहाँ पर आप लोगों को ये बीच का स्पेस जो होता है साइनिप्स होता है, ठीक है। ये डेंड्राइट्स होता है, ये बीच वाला भाग जो होता है वो सेल होता है, सेल वाला भाग, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये डेंड्राइट्स भी पूछता है कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से जाता है अगले वाले सेल में, तो डेंड्राइट से जाता है। किससे जाता है, जैसे यहाँ से जब जाएगा तो यहाँ इसके बीच में एक स्पेस रहेगा क्योंकि ये मूवमेंट नहीं करता, जहाँ है फिक्स है, तो ये साइनिप्स कहलाता है, ठीक है। तो न्यूरॉन सबसे लंबी सेल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन सी है, तो लॉकेरपा टैक्सीफोलिया जो होती है वो सबसे बड़ी पादप कोशिका मानी जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? अभी हमने बताया शुक्राणु, जो केवल किस में पाया जाता है? अच्छा, पुरुष दे ही दिया है। अगर मानव में पूछता तो यहाँ हम लिखते हैं कि मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, जो केवल पुरुष में पाया जाता है, महिला में नहीं पाया जाता। शुक्राणु और अंडाणु की निषेचन क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो अंडवाहिनी में एक भाग होता है जिसको हम लोग कहते हैं एम्प्यूला। अगर अंडवाहिनी की बात करें ना, तो आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करेंगे, देखेंगे एक सेल जब रिलीज होता है यहाँ जाता है, तो इस वाले पूरे भाग को हम लोग क्या कहते हैं? अंडवाहिनी कहते हैं। यहीं पर एक भाग होता है एम्प्यूला, इसी पर एक सेल जा कर के वेट करता है। अगर इसको स्पर्म सेल मिलता है तो निषेचन फर्टिलाइजेशन कर लेता है। और ये हमसे पूछ रहा है कि कहाँ निषेचन प्रक्रिया संपन्न होती है? अंडवाहिनी में होती है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है? तो भैया प्रोटीन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि मसल्स डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन का लोग सेवन करते हैं। प्रोटीन हमारे बॉडी में भी बनता है और सप्लीमेंट यानी बाहर से भी प्रोटीन को लिया जा सकता है। तो ये जो होता है, इसकी कमी अगर हो जाएगी तो वृद्धि में क्या हो जाएगी? वृद्धि धीमी हो जाती है। यहाँ धीमी होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का जो होता है मुख्य स्रोत जो होता है दूध होता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एक चीज़ गाजर भी होता है ना। गाजर और दूध ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो दोनों याद रखिएगा। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस है ना। रतौंधी नामक एक रोग हो जाता है, जिससे इंसान को शाम के समय यानी अंधेरा जैसे छाता तो दिखाई देना कम हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। शरीर के त्वचा में मौजूद कौन सा पदार्थ है ना उष्मा के ह्रास विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है? तो वसा, ठीक है। तो वसा एक ऐसा पदार्थ है, ठीक है, जो उष्मा ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है। प्रोटीन और वसा दोनों किस खाद्य पदार्थ में सबसे अधिक पाया जाता है? प्रोटीन और वसा दोनों किस खाद्य? मूंगफली में प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और वसा भी होता है। तो बढ़िया चीज़ें आप खा सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? किस विटामिन को? तो देखिए विटामिन डी जो होता है ना, इसको हार्मोन भी माना जाता है। सूर्य की जो पहली किरण होती है उसमें विटामिन डी पाया जाता है। कमी से रोग कौन सा होता है? रिकेट्स नामक एक रोग होता है, रिकेट्स नामक रोग, ठीक है, रिकेट्स नामक रोग। तो अगर बात करें कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, साइंटिफिकली नेम क्या होता है विटामिन डी का, है ना? तो होता है टोकोफेरॉल। ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कभी भी आ सकता है विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम टोकोफेरॉल। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायता होता है? तो प्रोटीन में दो होते हैं, ट्रिप्सिन भी होता है, पेप्सिन भी होता है। अब दोनों में अंतर क्या है? तो पेप्सिन जो होता है ना, वो हमारे पेट से रिलीज होता है स्टमक में, और ट्रिप्सिन जो होता है ना, वो जो पैंक्रियाज होता है वो रिलीज करता है ट्रिप्सिन। ये पेप्सिन जो होता है वो अम्लीय प्रोटीन को पचाता है, और जो ट्रिप्सिन होता है वो क्षारीय प्रोटीन को पचाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो स्तनपान करवाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में लगभग कितना ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो अगर कोई भी महिला जो माँ बनी है, अगर वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, तो फिर उसको कितनी मात्रा में प्रोटीन चाहिए होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि उसको 70 ग्राम, कम से कम जो होता है वो 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? तो देखिए पाचन जो होता है ना, डाइजेशन शुरू होता है माउथ से। अगर बात करें डाइजेशन शुरू कहाँ से होता है? माउथ से होता है। माउथ में एमाइलेज और टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। दांत होते हैं कुल 32, जिसमें फार्मूला अगर पूछा जाए दांतों का तो 21-23। इसमें जो होता है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर होता है, ठीक है। तो ये दांत का फार्मूला होता है, ये याद रखिएगा 21-23, है ना। छोटी आंत में क्यों पचता है? क्योंकि छोटी आंत की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। ये तकरीबन जो होता है
वो 12 से 13 फीट तक देखने को मिलता है ना। और इसमें खाना जब देर तक ट्रैवल करता है तो इसमें छोटे छोटे रसांकुर होते हैं जिसको विल्ली कहते हैं। विल्ली ये अवशोषित करके ब्लड में भेज देता है। तो सबसे अधिकांश क्रिया पाचन जो होता है वो छोटी आंत में हो जाती है। बड़ी आंत की अगर बात करें तो जल अवशोषण का कार्य होता है बड़ी आंत में, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? तो देखिए मछली जो होती है वो बहु असंतृप्त वसा अम्ल के कारण जो होता है इसको सुपाच्य बना। मछली आप चाहे जितना भी खा ले आपको नुकसान नहीं करेगा। क्यों? और मछली के अंदर जो ये अम्ल पाया जाता है ना, इसका इंडिकेशन सीधा ब्रेन से जुड़ा होता है, जो जल्द ही जानकारी दे देता है ब्रेन को कि आपका जो खाना है वो लगभग पेट भर चुका है। इसलिए मछली हम ज़्यादा खा भी नहीं सकते हैं, है ना। तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो मछली आप जो है सेवन कर सकते हैं। और काफ़ी इसमें रिच ऑफ जो होता है वो विटामिन्स वगैरह भी होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और तमाम प्रकार के इसमें जो होता है लाभकारी भी ये होता है। तो अगर आप दोनों में तुलना कर रहे हैं कि मांस और मछली में, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेटर हो सकता है आपके। हालांकि क्वेश्चन आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सुपाच्य होता है तो बहु असंतृप्त वसा अम्ल के कारण ये होता है। आगे चलते हैं। शरीर में कौन सा तत्व अम्लीयता और क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है? तो फास्फोरस जो होता है वो अम्लीयता और क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाने का कार्य करता है। शरीर में बहुत ज़्यादा अम्लीयता बढ़ना भी दिक्कत है, क्षारीयता बढ़ना भी दिक्कत है, दोनों का बैलेंस ज़रूरी है। और दोनों के बैलेंस के लिए चाहिए कौन? तो फास्फोरस चाहिए होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न की शुरुआत करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन सा है? कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाने में सहायता करता है? तो रेनिन एंजाइम। देखिए हमारे पेट में जो होता है ना, पेट में पेप्सिन और रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं। रेनिन का काम होता है जब बच्चे दूध पीते हैं तो ये दूध को पचाने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? तो रेनिन। और कहाँ पाचन होता है? तो आमाशय में, यानी पेट में, स्टमक में होता है। ये बात याद रखिएगा। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो यकृत में होता है, लीवर में, है ना। विटामिन ए यकृत लीवर में भंडारित होता है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% भाग क्या है? तो प्रोटीन है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है सभी के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो लोहा, आयरन। देखिए अगर किसी को RBC की कमी होती है, यानी ब्लड की, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो डॉक्टर उसको तुरंत सजेस्ट करता है कि भाई आप पालक उलक की सब्ज़ी खाइए, क्योंकि उसमें डायरेक्टली लोहा होता है। और लोहा अगर आपके अंदर हीम मिल गया तो ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन से मिल करके, है ना, ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो होता है ना, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, इससे मिल करके हीमोग्लोबिन HB बना लेता है। और HB जो होता है हमारे RBC के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप याद रखिएगा कि ये लोहा जो होता है पाया जाता है पपीते, ये जो पालक की पत्तियाँ। अगला है कि पपीते में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन C जो होता है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। एकमात्र विटामिन C ऐसा है जिसका पाचन शरीर में, मतलब शरीर इसको स्टोर करके नहीं रख पाता है। आप चाहे जितनी मात्रा में इसको ले ले वो उतना यूज होगा, बाकी जो बचेगा वो पेशाब के रास्ते से निकल जाएगा। कौन सा? विटामिन C, है ना, इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, विटामिन C का जो होता है वैज्ञानिक नाम भी पूछ सकता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड याद रखिएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। और अगर ये बात कहा जाए कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है, तो स्कर्वी नामक रोग होता है। स्कर्वी में क्या होता है? दांतों से खून आने लगता है, मसूड़ों से। गाय का दूध किसकी उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है? तो कैरोटीन के कारण जो होता है हल्के पीले रंग का हो जाता है गाय का जो दूध होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस खाद्य पदार्थ में पाई जाती है? सोयाबीन इज़ द मोस्ट रिच ऑफ प्रोटीन, है ना। तो सोयाबीन का जो बीज होता है, जैसे जो हम लोग सोयाबीन खाते हैं, वो सोयाबीन जो होता है उसका खोल होता है, यानी कि उसका ये कह लिया जाए कि उसको जब उसमें से ऑयल निकाल लेते हैं तो जो खरी बचता है ना, तो वो होता है। अगर आप बीज खाएंगे ना तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सोयाबीन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। अगला है कि अल्फ़ा कैरोटीन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो त्वचा में जो होता है अल्फ़ा कैरोटीन नामक जो प्रोटीन है वो पाया जाता है। दूध का श्वेत रंग, दूध का जो श्वेत रंग है ना, वो आपका किसके कारण होता है? दूध का जो श्वेत रंग है, दूध का श्वेत रंग वो किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा ये कैरोसिन के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण होता है? तो कैरोसिन के कारण जो दूध का रंग होता है ना, दूध का श्वेत रंग, वो कैरोटीन के कारण होता है, ठीक, कैसीन के कारण होता है, कैसीन, ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि विटामिन C
की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है? तो संतरे में विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है? तो हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है, डी और विटामिन B3 का। ठीक है, ये भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, स्वप्न को सबसे अधिक समय तक याद रखने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? स्वप्न नहीं, यहाँ पर होना चाहिए स्वप्न, है ना। स्वप्न को सबसे अधिक समय तक याद रखने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन जी। जैसे हम सपना देखते हैं तो किसी किसी को सपना याद रहता है, किसी किसी को भूलने में आ जाता है। तो जो जिसको याद रहता है यानी उसके अंदर जो विटामिन B6 है वो बहुत अच्छी मात्रा में है, और जिसको नहीं याद हो पाता है वो विटामिन B6 की कमी के कारण ऐसा होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बासमती चावल को पकाने पर इसके दाने लंबे क्यों हो जाते हैं? तो एमाइलेज की उपस्थिति के कारण जो होता है इसके दाने लंबे हो जाते हैं। हरी सब्जियों में हमें मुख्यतः क्या प्राप्त होता है? तो विटामिन पाए जाते हैं, इसलिए कहा जाता है हरी सब्जियां खानी चाहिए। विटामिन क्या होता है? ये एक तरीके से जो होता है रोग प्रतिरोधक, रोगों से लड़ने के लिए ये जो होता है एक पदार्थ होता है विटामिन, तो इम्पॉर्टेंट है। मानव शरीर में किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी के कारण, हमने पहले आपको बता दिया था। आइए चलते हैं आगे। अगला है, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? देखिए हेपेटाइटिस जो होता है वो ब्लड से शुरू होता है और ये सीधा हमारे यकृत को, लीवर को प्रभावित करता है, जिससे यकृत धीरे धीरे खराब होने लगता है। वह आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता क्या कहलाता है? विटामिन। विटामिन का निर्माण शरीर में नहीं होता है ना। इसको हमको आउट ऑफ सोर्स से लेना होता है, बाहर से लेना होता है। किसे जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो राइजोबियम, एजोला और नीली हरी शैवाल को जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लाल सागर लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवालों के कारण जो होता है लाल रंग वो दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में जो लाल शैवाल होते हैं वो उसमें रहते हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल क्या है? एक कोशिकीय शैवाल क्या है? तो एक स्पाइरोगाइरा जो होता है ये बहुत ज़्यादा जो होता है वो ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए सहायक होता है, इसलिए स्पाइरोगाइरा को ले जाया जाता है जब अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए हम जाते हैं। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक का क्या कहलाते हैं? तो कोटिकोलस कहलाता है, जो वृक्ष की छालों पर उगते हैं। आप देखते होंगे वृक्ष जो होता है, कोई वृक्ष होता है उसके यहाँ खाल जो होते हैं उस पर ना कवक उगने लगते हैं, तो उसी को कोटिकोलस कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि किसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है? तो देखिए कवक जो होता है ना, कवकों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, जो हरे रंग के होंगे उसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा, जो हरे रंग के नहीं होते हैं उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। कवकों द्वारा संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? तो ग्लाइकोजन। यहाँ पर एक बात और याद रखिए कि अगर हम पूछा जाए मानव का जो यानी कि मनुष्य में जो फूड होता है यानी भोजन जो होता है वो किस में स्टोरेज होता है? तो ग्लाइकोजन में होता है, और यहाँ कवकों में भी होता है। लेकिन अगर प्लांट की बात की जाए, तो प्लांट में जो होता है ये चीज़ ना, तो ये स्टार्च मंड के रूप में होता है, मंड के रूप में स्टोर होता है। मंड के रूप में जो होता है ना वो स्टोर होता है किसमें? प्लांट में। ठीक है, प्लांट में जो होता है वो मंड के रूप में होता है, और एनिमल की अगर बात करें तो एनिमल में जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन था वो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो ये पसंद आया होगा। अगर आपको लग रहा है कि वाकई में कंटेंट जो है वो आपके लिए अच्छा था, बेहतर था, और आगे भी आपको ऐसे कंटेंट मिलता रहे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो देखने के लिए अगर आप इतने देर तक बने थे तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत आभार, है ना। तो ज़रूर चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम लोग बराबर मिलते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।